नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? सभी बढ़िया हो? तो दोस्तों जैसे कि हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चली हुई थी, ठीक है। काफी अच्छा प्रयास किया है मैंने एक्सप्लेन करने का, काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया, चैप्टर वाइज एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। एक एक चीजों एक एक टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। आपको बेटर लगेगी एक बार जो है प्ले लिस्ट में जाके एक बार आप लोग उनको अच्छी तरह पढ़ लेना। तो जैसे कि ये जो चैप्टर है, ये जो कंसेप्ट है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है। अभी जो बीच में कंसेप्ट चला हुआ है, जो लेक्चर 41, 42, 43 चले हुए हैं, वो तो बीच में गए हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें, एक चैप्टर मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर ऐसा है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आधार रेखा है, यानी कि जहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। और इस चैप्टर का जो नाम था, इस चैप्टर का नाम था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो ये चैप्टर है आपका, ये लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होगा जाके लगभग लग जाएगी इसमें 10 से 12 क्लासेस, 10-12 लेक्चर तो हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपका जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में भी लगभग 25% हिस्ट्री को ये कवर करता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहां से आपको मिल जाएंगे। अब सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम ये चैप्टर पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक विकास पढ़े, तो इससे हम किस किस परीक्षाओं के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं बताऊं, जैसे हाल ही में चर्चा में है यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती, उसके लिए आप लोग ये चैप्टर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल भी आते हैं उसमें, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीज आती है। इस चैप्टर का आपको बेनिफिट मिलेगा वास्तव में। उसके बाद आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप लोग पीसीएस, ठीक है, या फिर यूपीएससी तक के भी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो इसका अपना एक अलग इंपोर्टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तरीके से पढ़े, ढंग से पढ़े, ठीक है। इसके अंदर हिस्ट्री की तो बात नहीं होने की, केवल वो तथ्य, वो फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो फैक्ट पॉलिटी से संबंधित है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। केवल और केवल वही फैक्ट मैं यहाँ पे नोट कराऊंगा। अब जैसे एक डेट है, जैसे 1600 ईस्वी, 1600 के बाद 1726 ईस्वी, तो इसके बीच का जो टाइम है सर वो कहाँ गया, ऐसे पूछोगे आप लोग। तो पैसेंस रखना, अगर कोई मैंने दो डेट दी, उनके बीच की सारी मूवमेंट वो हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आपको पॉलिटी स्पेशल का बैच और पॉलिटी से जुड़े ही सारे फैक्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, हेडिंग डाल लो अपनी, ठीक है। अब ठीक है भाई। अगर हम बात करें दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के विकास के बारे में, तो सबसे पहले फर्स्टली जो पॉइंट होगा वो लिखो, सबसे पहली बार संविधान का जो निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो लिखो संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है, को हुआ था। जब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो इसी डेट को यानी कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, ध्यान रखना है चीज, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें इसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसके बाद इसको यानी कि 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी कि लिखना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was applied in कब 1950। ठीक है, ये ध्यान रखो, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड इन 1950। ठीक है भाई, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी को ही, ठीक है, 26 जनवरी को ही स्वराज दिवस के दिन, लिखो 26 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाया जाता था। ठीक है, ये लिखना 26 जनवरी को ही स्वराज दिवस मनाया जाता था। अगर हम बात करें स्वराज दिवस की तो 1930 यानी कि 1930 से ही कांग्रेस पार्टी जो थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी को ही स्वराज घोषित किया था और स्वराज दिवस इसी, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी को स्वराज दिवस मनाना शुरू कर दिया था और ये प्रोसेस शुरू करी थी 1930 से। ठीक है, इसीलिए आगे चल के 1930 में 26 जनवरी को स्वराज दिवस घोषित किया गया, यानी कि भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को ही 26 जनवरी वाले दिन ही भारत को जो संविधान था भारत का उसको अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, स्वराज दिवस के रूप में ही। अगर बात करें 26 जनवरी को कौन सा डे होता है सर, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, ये भी लिख लो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद अगर आगे की बात करें तो आगे की बात इस प्रकार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1599। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1599 से ही बनना शुरू हो चुका था, जैसे कि 1599, ठीक है, 1599 में अंग्रेज भारत आए थे। 1599 में अंग्रेज भारत आए थे और 1599 में जब अंग्रेज भारत आए थे तो अंग्रेजों में सबसे पहले आने वाले जो अंग्रेज थे जिनका नाम था क्या, जॉन मिल्डेन हॉल अंग्रेज भारत आने वाले सबसे पहले अंग्रेज थे, जॉन मिल्डेन हॉल, और ये थे मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप, लिख लो मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। ठीक है, इंक दे दो एक बार, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के थे। और मर्चेंट एडवेंचर जो ग्रुप था इसको भेजा किसने था, तो मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को भारत भेजने वाले थे, लिखो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, यानी कि टेलर फर्स्ट, जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उस टाइम में, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। ठीक है, इसने ही मर्चेंट ग्रुप को भारत भेजा था और 15 वर्षों के लिए भेजा था। ठीक है, 15 वर्षों के लिए, ठीक है, 15 वर्षों के लिए भारत भेजा था व्यापार के माध्यम से। ठीक है, व्यापार करने के लिए। देखो जल्दी, उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आता है 1600 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1600 का चार्टर अधिनियम 1600 का चार्टर अधिनियम। अब चार्टर क्या होता है सर, अगर चार्टर की बात करें तो चार्टर होता है अध्यादेश, यानी कि फरमान।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने ब्रिटेन से बैठे हुए ही एक फरमान जारी किया था, और फरमान में लिखा हुआ था, यानी कि 1600 ईस्वी में किया था फरमान जारी। तो 1600 ईस्वी का फरमान जो था, जिसको हम चार्टर बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में हम फरमान बोल लगे, और अगर हम बात करें बुक की लैंग्वेज, तो किताबी भाषा में हम चार्टर बोलते हैं। तो जो 1600 का चार्टर अधिनियम था, उसके अंतर्गत जो मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था, उसको 15 वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए जो है एक घोषणा की कि आप लोग 14 वर्षों में भारत में के अंदर, या पूर्वी जो देश है, यानी कि पूर्वी देश जो है, यानी कि ईस्टर्न कंट्री जो है, ईस्टर्न कंट्री और भारत के अंदर आप 15 वर्षों तक ट्रेडिंग कर सकते हो, 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो, और इन पर आप लोगों का ही अधिकार होगा। ऐसा 15 वर्षों के लिए किया गया, और ये करने वाले थे, ठीक है, कौन? महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। ठीक है भाई, और ये लिखा हुआ कहां था? ये लिखा हुआ था 1600 के चार्टर अधिनियम में, समझ रहे? और ब्रिटेन से भारत आए कौन थे? तो ब्रिटेन से भारत जब सबसे पहले अंग्रेज आए, जिनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, और ये किस ग्रुप से थे? तो ये इनके ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। ठीक है, ये नोट करो इसे जल्दी। उसके बाद आता है 31 दिसंबर सन 1600। उसके बाद आता है 31 दिसंबर सन 1600। नेक्स्ट पॉइंट है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना हुई, और जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। ठीक है, लंदन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निर्माता थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाउंडर थे, उनके फाउंडर का नाम बता दो जल्दी कमेंट करके। इनके जो फाउंडर थे, दो फाउंडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। नंबर एक, यानी कि फर्स्ट जो फाउंडर थे, जिनका नाम था जॉन वाट्स, और दूसरे का नाम था जॉर्ज वाइट। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी का निर्माण हुआ, एक कंपनी बनाई गई, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। लंदन के अंदर बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाउंडर थे, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, दो आदमी थे। एक का नाम था जॉन वाट्स, यानी कि जॉन वाट्स, और दूसरे थे जॉर्ज वाइट। ठीक है भाई, नोट कर दो जल्दी। और अगर मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की फुल फॉर्म का नाम लिखा, तो यहां पे लिखो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका पूरा नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिखो, पूरा नाम जो इसका कंप्लीट नाम था वो लिखो, द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। ये इस कंपनी का पूरा नाम था। ठीक है,
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था, तो ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम था, जिसका नाम था द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे? दोबारा देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो जल्दी से एक बार इसे कॉपी कर दो, उसके बाद फिर कहानी को लेकर चलते हैं आगे। बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर कराएंगे एक नंबर का। हनुमान जी की आरती चल रही है मंदिर में, ठीक है। जय बजरंगबली। उसके बाद कंपनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे, कंपनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कंपनी की संरचना कैसी थी, कंपनी कैसी थी वो कंपनी। तो उसके बाद लिखो मेरे भाई, कंपनी कैसी थी, लिखो कंपनी स्ट्रक्चर, कंपनी स्ट्रक्चर, कंपनी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ठीक है, लिखो कंपनी, कंपनी की संरचना, कंपनी की संरचना। अगर स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, जो भाग थे, वो दो तरह आपस में बटे हुए थे दोस्तों। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी दो पार्ट में विभाजित थी, दो भागों में विभाजित थी। एक भाग की अगर बात करें तो एक का नाम था स्वेतधारी मंडल। हो गया हमने, ठीक है। कमेंट चल रही स्पीड, ये निचले वाला दिखाना मेरे को, ठीक। अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी दो अलग अलग जगह डिवाइड थी। नंबर फर्स्ट था आपका स्वेतधारी मंडल, स्वेतधारी मंडल, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करें तो ये था निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल। अगर श्वेतधारी मंडल की बात करेंगे तो श्वेतधारी मंडल के अंदर क्या क्या था, तो श्वेतधारी मंडल के अंदर, ठीक है, कंपनी के मालिक थे। श्वेतधारी मंडल के अंदर क्या था, नंबर फर्स्ट कंपनी के मालिक थे, कंपनी के मालिक, कंपनी के मालिक, द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक थे, यानी कि लिखो ओनर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो दूसरे इनके अंदर क्या थे, एक सेकेंड भाई, ठीक है। कंपनी के मालिक यानी कंपनी के मालिक एक समूह थे, देखो कंपनी के मालिकों का समूह, समूह। अब नीचे देखो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, ये 24 निर्देशक सदस्य हैं, ये 24 निर्देशक सदस्य चुना करते थे। 24 नहीं 25 है भाई, एक फालतू है, ठीक है। ये 25 निर्देशकों, एक सेकेंड यार क्या हो गया, ये 25 सदस्यों, ये 25 सदस्यों का निर्देशक, ये 25 सदस्यों का निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल चुना करते थे, चुना करते थे। यार गले में पता नहीं, कोई मिनट पानी की बोतल दिए। ठीक है भाई, अगर निर्देशक मंडल की बात करें तो निर्देशक मंडल के अंदर क्या होता था, एक होगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। दूसरा होता है उपराज्यपाल, उपराज्यपाल यानी कि डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर। और तीसरा होता है, लिखो 24 अन्य निर्देशक, 24 अन्य निर्देशक। करो नोट।
कंपनी जो थी दो अलग अलग जगह बटी हुई थी, यानी कंपनी के दो डिपार्टमेंट थे। एक डिपार्टमेंट में कंपनी के मालिकों का समूह होता था और वे समूह ही यानी कंपनी के मालिक ही 25 सदस्यों का निर्देशक मंडल चुना करते थे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ एक निर्देशक मंडल था जो ऑर्डर वगैरह देता था। तो निर्देशक मंडल के अंतर्गत सबसे पहले गवर्नर था, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल था, और तीसरे नंबर पर 24 अन्य निर्देशक और भी थे, यानी कि 24 अन्य और मेंबर्स भी थे जो ऑर्डर फॉलो कराते थे। ठीक है, ये तो ध्यान रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी। नंबर फर्स्ट था इसका स्वायत्तधारी मंडल। ठीक है, यानी कंपनी के जो मालिक होंगे, जो जिन जिन लोगों ने कंपनी में पार्टनरशिप ले रखी है, एक वो और दूसरे वो, यानी कि जो सरकार की तरफ से भेजे गए हो, समझ रहे? ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अभी नोट डाउन कर दो जल्दी। एक सेकंड भाई, पता लग गया भाई, टेंशन ना ले, कर दिया बस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600। कब? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई थी, और कंपनी की स्थापना के बाद में मैंने बताया कि कंपनी दो अलग अलग तरह डिवाइड थी। उसके बाद अब बात करें 1600 के बाद की कहानी है। ठीक है, 1600 में तो स्टेबलाइज हो गई थी, यानी कि स्थापित हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। उसके बाद हम देखते हैं अब सीधे सीधे क्या कि 1600 के बाद क्या हुआ। अब दूसरी डेट आती है आपकी, ठीक है, 1608। 1608 की अगर बात करें तो 1608 में भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था, ठीक है, लिखो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए। ठीक है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए, और इनको भारत भेजने वाले जो थे, जिनका नाम था लिखो किंग जॉर्ज फर्स्ट। ठीक है, 1608 में भारत में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए थे, और भारत में इनको भेजने वाला था किंग जॉर्ज फर्स्ट। ठीक है, कई किताबें किंग जॉर्ज फर्स्ट भी लिखती है, और एक जगह लिखा हुआ है किंग जॉर्ज फर्स्ट का दूसरा नाम है किंग जोम्स। ठीक है, किंग जोम्स या किंग जेम्स फर्स्ट। इंग्लिश वाले लिख लो, इंग्लिश में किंग जेम्स फर्स्ट, यानी कि किंग जेम्स प्रथम। इसे हटाओ यार, किंग जॉर्ज फर्स्ट वाले को। ठीक है, हाँ, ये अब भेद ढूंढते रहोगे आप लोग, इतना ही लिखो। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत भेजा किसने था? किंग जेम्स प्रथम, यानी कि जो राजा था ब्रिटेन का, किंग जेम्स फर्स्ट, इसने भेजा था। ठीक है, और कब? 1608 ईस्वी में भेजा था दोस्तों। उसके बाद 1609, 15 और 26 में। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लिखो। उसके बाद की अगर बात करें तो 1609 की बात आई अगली साल। तो 1609 में लिखो, 1609 और 1615 और 1626, ये तीन ऐसे ईयर है, तीन ऐसे साल है। ठीक है, 1609, 1615 और 1626 में लिखो किंग जेम्स प्रथम द्वारा अधिकारों को बढ़ावा दिया गया, अधिकारों को बढ़ा दिया गया, यानी कि जो माध्यम था ट्रेडिंग का, व्यापार करने का, जो एक अधिकार मिला हुआ था, वो किंग जेम्स फर्स्ट ने भी बढ़ा दिया। कब 1609 में बढ़ा, 1615 में बढ़ा और 1626 में बढ़ा। और बढ़ाए किसने थे? किंग जेम्स प्रथम के द्वारा अधिकार बढ़ाए गए थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब अधिकार बढ़ाए गए तो अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन, लिखो नेक्स्ट, अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन, अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन, खोलने की अनुमति सूरत में मिली। सूरत, और सूरत पड़ता है गुजरात। ठीक है, सूरत पड़ता है गुजरात में, सूरत गुजरात में मिली।
यानी कि 1609, अभी एक बार रिपीट करो, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। उसके बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत भेजा गया था, और भारत किसने भेजा था? किंग जेम्स प्रथम ने भेजा था। उसके बाद 1609 में, 1615 और 1626 में किंग जेम्स प्रथम द्वारा जो एकाधिकार प्राप्त थे, इनको उन अधिकारों को बढ़ाया गया था। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। उसके बाद अगर बात करें तो 1615 में, ठीक है, 1615 में दूसरा अंग्रेज भारत आया, दूसरा अंग्रेज भारत आया। और 1615 ईस्वी में जब दूसरा अंग्रेज भारत आया, जिसका नाम था सर टॉमस रो, लिखो सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में दूसरा अंग्रेज भारत आया था, जिसका नाम था सर टॉमस रो। ठीक है भाई। उसके बाद कहानी को थोड़ी सी आगे लेकर चलेगी। उसके बाद आता है सीधा 1726, यानी कि 1615 के बाद सीधा 1726। 1726, तो अगर 1726 की बात करें मेरे भाई, तो 1726 में एक राजलेख आया, यानी कि 1726 में एक राजलेख यानी कि चार्टर। ठीक है, चार्टर कोई बोलते हैं राजलेख, फरमान को जिसे तुम। 1726 में एक चार्टर यानी कि राजलेख भारत आया, और इसी के द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित करने की अनुमति मिली। ठीक है, यानी 1726 का जो चार्टर था, 1726 का जो राजलेख था, यानी कि 1726 का जो चार्टर अभिलेख था, उसके अंतर्गत भारत के अंदर 3 अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, प्रेसिडेंसियां स्थापित करनी होती थी। प्रेसिडेंसियां होती क्या है? प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत मेयर कोर्ट स्थापित करने होते थे, यानी कि इनके अंदर कोर्ट बनाने होते थे। यानी कि भारत के अंदर 3 बड़े कोर्ट का निर्माण, कोर्ट का मतलब अदालत का निर्माण, और तीनों कोर्ट अलग अलग जगह, समझ रहे। और इन कोर्ट का जो काम था वो था विधि बनाना, यानी कि कानून बनाना, ठीक है, नियम कायदे कानून बनाना, इन तीनों ही कोर्ट का काम था। तो 1726 में जब 3 कोर्ट की यानी कि 3 प्रेसिडेंसी स्थापित की गई, पहली जो प्रेसिडेंसी स्थापित करेगी वो करेगी कलकत्ता में, जिसका नया नाम है कोलकाता। ठीक है, दूसरा जो की गई बंबई में, बंबई का नया नाम मुंबई। और तीसरा अगर बात करी जाए तो तीसरा जो शहर था जिसका नाम था मद्रास का नया नाम चेन्नई। ठीक है मेरे भाई, ये 3 ऐसे शहर थे जिनके अंदर 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की गई, यानी कि 3 मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। लिख लो, तीनों जगह अलग अलग मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जिनका कार्य विधि का निर्माण करना था, विधि या कानून का निर्माण करना था। ठीक है, यानी कि 1726 का जो चार्टर आया था, 1726 में जो अभिलेख आया था, उसमें लिखा हुआ था कि भारत के अंदर 3 मेयर कोर्ट स्थापित करो जो कि भारत के अंदर नियम बना सके। ठीक है, और नियम बनाने के लिए 3 अलग अलग जगह मेयर कोर्ट बनाए गए। नंबर पहला कलकत्ता के अंदर, दूसरा बंबई के अंदर, और तीसरा मद्रास के अंदर। ठीक है, ये पुराने नाम है, नए नाम इनके मैंने लिख दिए। कलकत्ता का नया नाम कोलकाता, बंबई का नया नाम मुंबई, और मद्रास का नया नाम चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम ही मद्रास था, समझे। मद्रास कैफे एक मूवी भी आई थी। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तीनों जगह अलग अलग मेयर कोर्ट स्थापित किए गए, और मेयर कोर्ट का काम होता है जिनका कार्य विधि या कानून का निर्माण करना होता है। ठीक है, नोट कर दो जल्दी।
उसके बाद 1726 तक जाते हैं 1757 पर, ठीक है, 1757 पर। और 1757 में क्या था, ध्यान दो एक बार से, ठीक है, कमेंट नहीं कर दिया कुछ समझ में भी आ रही है क्या। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइम आपका 1757 यानी कि 1757। 1757 की अगर बात करें तो 1757 में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। अगर प्लासी की बात करें, अगर प्लासी की बात की जाए तो प्लासी नाम की जगह कहां पड़ती है, वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे है, किसके, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, ठीक है, एट द रिवर बैंक ऑफ हुगली। प्लासी का युद्ध 1757 में होता और बैटल ऑफ प्लासी यानी कि जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में लड़ा गया था। और जो लड़ा गया था किन किन के बीच में, अंग्रेजों, देखो अंग्रेजों, अंग्रेजों और नवाबों के बीच, अंग्रेजों और नवाबों के बीच। अगर अंग्रेजों की तरफ से बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से अगवाई जो थी एक मिनट, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ना सही है। अगर अंग्रेजों की तरफ से बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है भाई, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। और अगर बात करें भारतीयों की तरफ से यानी कि बंगाल की तरफ से लड़ कौन रहा था, नवाबों, ठीक है, बंगाल में भी नवाब हुआ करते थे, लखनऊ में भी नवाब थे, और जो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद है, हैदराबाद में भी नवाब हुआ करते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये युद्ध जो था ये बंगाल में प्लासी नामक जगह पर लड़ा गया था। और प्लासी कहां है, बंगाल में, तो बंगाल के नवाबों के साथ ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो अंग्रेज और जो बंगाल का नवाब था, लिख लो बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब जिसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, तो नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हो चुकी थी। और जब नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी तो बंगाल जो प्रांत था, बंगाल प्रांत पर अधिकार किसका हो चुका था, अंग्रेजों का, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का अधिकार हो चुका था, समझ रहे। उसके बाद में 1757 में ये युद्ध हुआ। उसके बाद में आगे बढ़ते 1764 की बात करते हैं हम। 1764 में एक युद्ध और हुआ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच, ठीक है भाई। 1764 में भी एक युद्ध हुआ, लिखो नेक्स्ट, 1764 में भी एक युद्ध हुआ, युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध की अगर बात करें तो ये भी किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ये भी अंग्रेजों और प्लस नवाबों के बीच लड़ा गया था, नवाबों के बीच। अगर बात करें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई कौन कर रहा था, तो अंग्रेजों की तरफ से सामने आया था जिसका नाम था क्या, हेक्टर मुनरो, हेक्टर, ट्रैक्टर नहीं हेक्टर, ठीक है याद है, कहते हैं हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है, लिख लो हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई कर रहा था हेक्टर मुनरो। और नवाबों के लिए यानी कि नवाबों के देखो क्या लिख दिया भाई, नवाबों के बीच, तो नवाबों की तरफ से अगुवाई कौन कर रहे थे, लिख लो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, उसके बाद में मीर कासिम, ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो था नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। ये यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था, हेक्टर मुनरो, अंग्रेज अधिकारी कौन था, हेक्टर मुनरो। और भारतीयों में नवाबों की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो नवाब शाह आलम सेकंड, नवाब मीर कासिम एंड नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, ये लड़ रहे थे। अंत में क्या हुआ कि इन्हीं की टीम ने धोखा दिया था और धोखा देने के बाद में ये दोबारा इनकी हार हो गई थी। जब दोबारा इनकी हार हो गई थी और विजय किसकी हुई थी, जीता कौन था, हेक्टर मुनरो। यानी कि दोनों के दोनों युद्ध में किस में, प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज जीते थे और उसके बाद में बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए थे।
तो जब दोनों युद्ध में विजयी हो गए तो अब जो जमीन किसके कब्जे में थी, यानी कि जो टोटल लैंड एरिया, जो जमीन का मुख्य भाग नवाबों के अधीन हुआ करता था, जिस पर नवाबों को हक था टैक्स वसूलने का, राजस्व वसूलने का, उस पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और बंगाल और बिहार के जो प्रांत थे उन पर अधिकार हो गया किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिख लो। 1764 में जब युद्ध हुआ था तो उसके एक साल बाद अगली डेट आती है 1765, यानी कि 1765 में एक ट्रेजिडी हुई थी, एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लिख लो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि जब हुई थी 1765 में, इसके अंतर्गत क्या था, तो इलाहाबाद की संधि यानी कि समझौता हुआ था, इसमें लिखा हुआ था 1765 के बाद लिखो इसमें, इसमें बंगाल, इसमें बंगाल एवं बिहार, इसमें बंगाल एवं बिहार पर टैक्स, टैक्स वसूलना, टैक्स वसूलने का अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। ठीक है, नोट कर दो मेरे भाई, बहुत इजी है पॉलिटी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा यहां से, समझते इसी तरह रहो जैसे मैं समझा रहा हूं, कंटेंट बनाओ। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि में क्या लिखा हुआ था, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तब दोनों युद्ध हार चुके थे। कौन कौन सा युद्ध, एक तो प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध, दोनों हार चुके थे भारतीय। और हारने के बाद में तीसरा ऑप्शन क्या था, संधि करना, यानी कि समझौता करना। तो समझौता क्या हुआ था भाई, जब ट्रेजिडी हुई, जब संधि हुई 1765 की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि बंगाल और बिहार जो प्रांत है, जो प्रोविंस है बंगाल और बिहार, उनमें जितना भी टैक्स वसूले जाता था, पहले तो नवाब वसूलते थे, नवाब हार गए, तो अब किसके पास आ गया, अब अंग्रेजों के पास आ गया। यानी कि अब अंग्रेज जो है टैक्स जो है, यानी कि कर और राजस्व प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, 1765 से लेके 1762, उल्टी लिख दी बनना भाई, ध्यान रखना इस चीज का। 1765 से लेकर 1762, एक सेकंड दे दो बस। हाँ हाँ हाँ, गलत हो गया भाई, 1765 से लेकर 1772, तो 1765 से लेकर 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भारत में या बंगाल एवं बिहार में, बंगाल एवं बिहार में, बंगाल एवं बिहार में द्वैध शासन लगाया गया, द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन को बोलते हैं डायरकी सिस्टम, लिखो DIARCY, डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम को बोला जाता है द्वैध शासन। अब डायरकी सिस्टम क्या होता है, यानी कि द्वैध शासन क्या होता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन लगाया गया। इसके अंदर लिखो, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर दो तरह के टैक्स होते थे। द्वैध शासन क्या था भाई, द्वैध शासन के अंदर दो तरह के टैक्स वसूलती थी गवर्नमेंट उस टाइम पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इसके पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, इसके अधीन दो तरह के कर, दो तरह के टैक्स वसूले जाते थे, टैक्स वसूले जाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, एक टैक्स, एक टैक्स सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी,
ईस्ट इंडिया कंपनी, एक टैक्स सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था, तथा दूसरा टैक्स कंपनी द्वारा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? लाइट में तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। हाँ ना ठीक है, कोई दिक्कत ना। क्या कहाँ गए भाई? एक टैक्स सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था, जबकि दूसरा टैक्स कंपनी द्वारा स्थानीय शासन, दूसरा टैक्स स्थानीय शासन के लोग या स्थानीय शासन, इसमें एक आदमी था जिसका नाम था राय दुर्लभ, ठीक है, को दिया जाता था। यानी कि दो अलग अलग तरह के टैक्स थे। एक टैक्स तो सीधा लोग जितने भी है वो लोग सभी ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेंगे, और दूसरा टैक्स उसी एरिया का एक लोकल गवर्नेंस का आदमी होता था, यानी कि स्थानीय शासन का एक आदमी होता था उसी एरिया का, उसको देना पड़ता था, ठीक है। जब उसको हम यानी कि जो स्थानीय शासन को जब हम टैक्स देते थे, तो उस टैक्स मतलब कितना स्थानीय, यानी कि राय दुर्लभ इकट्ठा कर था, उसे एक आदमी था राय दुर्लभ ही दूसरा टैक्स इकट्ठा करने का काम कर था। तो राय दुर्लभ जो था, ये लिखो तीसरा पॉइंट, राय दुर्लभ द्वारा कुल टैक्स का या टोटल टैक्स का 81% यानी कि 81% भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था या भेजा जाता था, ठीक है। अब देखो, यानी कि भारत का किस तरह शोषण कर रहे थे, डबल टैक्स लगाकर। एक टैक्स तो हम पहले डायरेक्ट वे में दे रहे, यानी कि हम डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे, और दूसरा इनडायरेक्ट दे रहे, यानी कि जो उनका छोटा वो एक आदमी था वो दूसरा टैक्स लेने आता था, ठीक है भाई। और वो हमसे जितना ज्यादा लेगा उतना ही, यानी कि उतने ही उसकी आमदनी बनेगी, उतनी ही उसका प्रॉफिट बनेगा। यानी कि वो जो टोटल टैक्स इकट्ठा कर रहा था, उस टोटल टैक्स का भी, अगर सपोज करो मैं था उसकी जगह, तो मैं सारा टैक्स इकट्ठा करता था अपने एरिया का, और जितना मेरे पास आया उसका 81% भी मैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। अब मेरे पास कितना बचा, 19%। तो यानी कि राय दुर्लभ के पास कितने परसेंट बचा, 19% टैक्स बचा। इस 19% पे इसी का हक था राय दुर्लभ का, ठीक है। उसके बाद में सर डायर की सिस्टम कितने दिनों तक रहा था, ठीक है, यानी कि द्वैध शासन जो लगाया गया था बंगाल और बिहार में, ठीक है। इसमें द्वैध शासन के अंतर्गत कितने दिनों तक रहा द्वैध शासन, लिखो द्वैध शासन, या ये है 7 सालों तक रहा, यह 7 सालों तक रहा। देखो, यानी कि भारत तो चूस का दर्जा था बिल्कुल, ठीक, कुछ नहीं छोटा भारत में, तभी तो कहते हैं सोने की चिड़िया थी भारत। और इन्होंने यानी कि इतना जबरदस्त शोषण करा, इंडिया को इस तरह एक्सप्लॉइट करा कि जहां से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, जितने भी सेक्टर थे सब ठप कर दिए, सब चौपट कर दिए, समझ लेना। तो इसको नोट करो। अब 2 पॉइंट हो रहे हैं, इसमें लिखो 5th पॉइंट जो है, इन्हीं 7 सालों को भारत की लूट कहा गया, भारत की लूट कहा गया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये कहां था, डायरेक्ट सिस्टम, यानी कि ये 1665 से 1765, ठीक है, 1765 से लेकर 1772 तक हुआ था ये, ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम। अब 1772 में खत्म हो गया, तो 1772 में यानी कि 1772, 1772 में 1772 में भारत का जनरल बनकाया, देखो 1772 में भारत का गवर्नर वॉरेन होस्टिंग बनकर आया,
वारेन हॉस्टिंग बना। ठीक है भाई, 1772 यानी कि 1772 में जो इंडिया का गवर्नर था, ठीक है, वो क्या हुआ, यानी कि उस टाइम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, ये भारत के गवर्नर नहीं थे। ठीक है, लिख लेना इस चीज को। इसमें नहीं भाई, यहां भी चेंज करो, 1772 में भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर लिखो इसमें। ठीक है, अभी तक तो भारत का गवर्नर नहीं बनाई, तो 1772 में बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कौन बनाया गया, वॉरेन होस्टिंग। और वॉरेन होस्टिंग जब बनाया गया तो अब जो बंगाल और बिहार दोनों प्रांत थे जीते हुए, अब वो किसके अधीन थे, अब वो किसके, वॉरेन होस्टिंग के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो ये टॉपिक है इसको हम समाप्त करते हैं। कल की अगर बात करें तो कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में ही, और कंपनी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल, ठीक, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन, ये दोनों नियम पढ़ेंगे, और इनके बारे में ठीक तरीके से नोट्स बनाओ अच्छे से प्यारे से। ठीक है, उसके बाद आगे कहानी शुरू करेंगे, 10 से 11-12 लेक्चर में खत्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। और लेकिन ये हिस्ट्री को भी बहुत ज्यादा कवर करता है, और पॉलिटी का जो बेस है ना, बिल्कुल यही है बेस, सारी चीजें फिट कराऊंगा एक तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।